नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। चारों धामों के कपाट खुलने के बाद अब तक 14 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों के रजिस्ट्रेशन का क्रम लगातार जारी है। बताते चले कि अब तक 36 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने तीर्थ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए। इस साल कैलाश मानसरोवर यात्रा भी 30 जून से शुरू हुआ और आपको बताते चले कि 250 लोग शामिल होंगे। तो वहीं सीएम धामी ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के सभी मार्ग दुरुस्त कर लिए गए हैं और निश्चित तौर पर यात्रियों को सरकार हर संभव सुविधा उपलब्ध कराएगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं, मार्ग भी पूरा अच्छा है और आदि कैलाश तक की यात्रा प्रारंभ हो गई है। अनेक देश दुनिया के लोग आ रहे हैं और कैलाश मानसरोवर यात्रा भी प्रारंभ हो गई। तो निश्चित रूप से हमारे लिए एक अच्छा अवसर है कि विगत कई वर्षों के बाद ये यात्रा प्रारंभ हो रही है और राज्य की सीमा के अंदर हमने सभी तैयारियां पूरी कर ली। हम सबका स्वागत करते हैं। देहरादून में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कार्यशाला का आयोजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यशाला का शुभारंभ किया, जिसके बाद कार्यशाला में मानसून 2025 की तैयारियों पर मंथन किया गया, जिसका उद्देश्य मानसून से पहले सभी संबंधित विभागों को सजग, सतर्क और समन्वित करना है। तो वहीं सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में हर साल मानसून के समय में कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए तैयारियां पहले से की जा रही हैं। अनेक प्रकार से आपदाओं का सामना करना पड़ता है, कहीं भूस्खलन के रूप में, कहीं हिमस्खलन के रूप में और कहीं अति वृष्टि, अत्यधिक बरसात के कारण। तो इन सब के लिए पहले से हमारी तैयारियां पूरी हो जाएं। जो भी विभाग आपदा प्रबंधन में काम करते हैं या सहयोग करते हैं, उन सबकी एक तरह से मॉक ड्रिल पहले हो चुकी है और आज सभी जिलों के प्रमुख अधिकारीगण, जिलाधिकारी, शासन के सभी अधिकारी और भारत सरकार की एजेंसियां, राज्य सरकार की एजेंसियां और हमारे विशेषज्ञ सभी मिलकर मानसून से पहले जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप दे रहे हैं, कहीं कोई कमी न रह जाए। और क्योंकि आपदाओं को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं, न्यून कर सकते हैं। इसी दृष्टि से ये कार्यशाला आज आयोजित की जा रही है, जिसमें सभी पहलुओं पर देहरादून में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कार्यशाला का आयोजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यशाला का शुभारंभ किया है, जिसके बाद सीएम धामी ने आपदा मित्र योजना की तर्ज पर आपदा सखी योजना की शुरुआत की और इसकी घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि योजना के शुरू होने से महिला स्वयं सेवकों को आपदा से पूर्व चेतावनी, प्राथमिक चिकित्सा, राहत और बचाव कार्यों, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में सहायक सिद्ध होने के साथ आपदा प्रबंधन में समाज की सक्रिय सहभागिता को और अधिक मजबूत बनाएगी। और इस बीच हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हरिद्वार पहुंची हैं। ये बड़ी खबर, हर की पैड़ी पर गंगा स्नान और पूजा अर्चना किया है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। कनखल के वात्सल्य गंगा आश्रय में लोकार्पण भी करेंगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोकार्पण में शामिल होंगे। साधु संतों से भी मुलाकात करेंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। तो ये हरिद्वार से बड़ी जानकारी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हरिद्वार पहुंची हैं। हर की पैड़ी पर गंगा स्नान और पूजा अर्चना किया है। कनखल के वात्सल्य गंगा आश्रय का लोकार्पण भी करेंगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि हर की पैड़ी में उन्होंने स्नान भी किया है। और इसके साथ ही आपको बताते चले कनखल का वात्सल्य गंगा आश्रय के लोकार्पण में भी शिरकत करेंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता।
और ये तस्वीरें भी जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची हैं और देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से एक काफी गर्मजोशी के साथ एक भव्य तरीके के साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का स्वागत जो है वो किया गया। उनको शॉल ओढ़ाकर पुष्प गुच्छ देकर जो बीजेपी कार्यकर्ता है उन्होंने उनका जोरदार स्वागत किया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना द्वारा दिखाए गए साहस और बलिदान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और शहीद सैनिकों और नागरिकों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी रविवार हल्द्वानी में जय हिंद रैली आयोजित कर रही है। रैली की तैयारी को लेकर हल्द्वानी में पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कांग्रेस के कई नेताओं ने प्रेस वार्ता कर रैली की रूपरेखा की जानकारी मीडिया को दी। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस रैली में प्रदेश भर में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम लोग भी शामिल होंगे। सेना प्रकोष्ठ के जो चीफ है एसके कर्नल चौधरी साहब आ रहे, कुलदीप सप्पल जी आ रहे हैं, बाकी यशपाल जी, शावत जी, जी, गोबियाल जी, जी, सब लोग इस रैली में मौजूद रहेंगे और भव्य तरीके से सैन्य का जो हमारी जो सेना है उसका पराक्रम जो शौर्य है उसके लिए हम सब लोग नतमस्तक होकर दस्तक देंगे। हल्द्वानी में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और सेना का जो इतिहास रहा है 1948, 65, 71, 99 में जो भी जंग हुई हमेशा पाकिस्तान को घुटने टिका दिए। इस बारी स्वर्णिम अवसर था, लेकिन पाकिस्तान के पास इतना भी रिजर्व नहीं था कि वो एक हफ्ते की जंग कंटिन्यू कर पाता। लेकिन कूटनीतिक तौर से सबसे बड़ी सफलता ये हुई IMF ने $1.8 बिलियन का उन्हें युद्ध के अंतराल में दिया, जो कि उनकी सेना लुट चुकी हुई। देश के 10 प्रमुख स्थानों पर जय हिंद सभाएं पहले चल और फिर आगे भी बढ़ेंगी और हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि इन 10 स्थानों में उन्होंने हमारी हृदय नगरी हल्द्वानी को भी चुना। हम सौभाग्यशाली और मुझे पूरा विश्वास है कि कल बड़ी संख्या में उत्साही जनमत हल्द्वानी की रामलीला ग्राउंड में आएगा और उनमें हमारी बड़ी संख्या में वो गौरव सेनानी होंगे जिन्होंने 1965 के वार में, 1971 के वार में, सियाचिन के ऑपरेशन में और कारगिल ऑपरेशन में भाग लिया है। निश्चित रूप से थोड़ा सा जो देश की एकता, देश की अखंडता, देश के प्रति समर्पण भाव इस रैली में निश्चित रूप से प्रदर्शित होगा और सेना के शौर्य, सेना के पराक्रम जो हमारे वीर सैनिक हैं जिन्होंने निरंतर देश की सुरक्षा के लिए अपनी जिंदगी सेना को दी है, देश को दी है, उनका भी सम्मान करेंगे। उनको भी हम नमन करना चाहते हैं। भारी संख्या में हमारे पूर्व सैनिक पूरे उत्तराखंड से भाग करेंगे। आदरणीय चौधरी साहब इसमें आ रहे हैं। इसमें आदरणीय कुलदीप सप्पल जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी, आदरणीय पूर्व CLP प्रीतम सिंह जी, CLP लीडर यशपाल जी, आदरणीय पूर्व अध्यक्ष गोबियाल जी, हमारे प्रभारी जी और सभी वरिष्ठजन रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इसमें पूर्व सैनिक जिन्होंने वॉर्स में पार्टिसिपेट किया है विभिन्न, वो लोग इसमें बड़ी संख्या में आ रहे हैं और इस रैली का जो आयोजन है वो भारत के 10 प्रमुख शहरों में हो रहा है, उसमें हमारा हल्द्वानी भी एक है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में GMS रोड स्थित उत्तराखंड जल विद्युत निगम के सभागार में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पिटकुल और UPCL के तीनों कॉरपोरेशन के गतिमान कार्यों, उनकी वर्तमान स्थिति और लोगों को स्वच्छ, सुलभ और विश्वसनीय ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में व्यापक विचार विमर्श किया गया। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि किसी भी प्रोजेक्ट को बनाते समय उसके तकनीकी, आर्थिकी और व्यवसायिक सभी पहलुओं को ध्यान में रख के साथ ही प्रशासनिक, पर्यावरणीय, वित्तीय और तकनीकी सभी तरह की महत्वपूर्ण स्वीकृतियां प्राप्त होने के पश्चात ही प्रारंभ करें।
अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कोर्ट से आए फैसले के बाद जगह जगह प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अंकिता हत्याकांड में तीनों आरोपियों को उम्र कैद और अर्थदंड लगाए जाने को न्यायिक फैसला बताते हुए कहा कि अभी ईश्वरीय फैसला बाकी है, क्योंकि आज तक उस वीआईपी का पता नहीं चल पाया जिसके लिए पूरी साजिश रची गई थी। और साथ ही हरीश रावत ने कहा कि सरकार वीआईपी पर आज भी मौन है और आगामी 2027 के चुनाव में कांग्रेस इसे प्रमुख मुद्दा बनाएगी और कांग्रेस की सरकार आई तो इस मामले में साक्ष्य मिटाने वाले, बुलडोजर चलाने वाले उन सभी पर कार्रवाई होगी। न्याय के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण दिन है और आज जनतांत्रिक अधिकारियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि पत्रकारिता दिवस है, लोकतंत्र के प्रहरियों के का दिवस है आज। तो आपको तो मैं बधाई देता हूं। और अंकिता हत्याकांड में न्याय हमको मिला है। 3 दोषियों को उम्र कैद और आर्थिक दंड मिलना, ताकि उस पैसे से अंकिता के माता पिता का भरण पोषण हो सके। कैबिनेट के सदस्यों को ऐसा लगता तो है इसमें। हाँ। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार द्वारा 2023 में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे और ऐसे में सरकार निवेश की ग्राउंडिंग का उत्सव मनाने की तैयारी में है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस के उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि सरकार ने यूसीसी, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून, भू कानून जैसे विषयों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने का काम किया, लेकिन प्रदेश में जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें कितना निवेश आया है और कितना उद्योग यहाँ पर लग चुके हैं, इसके बैनर होर्डिंग भी सरकार को लगाने चाहिए और जनता को बताना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, साथ ही जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि सरकार ने जो जो किया उसके होर्डिंग पोस्टर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह सरकारी धन का दुरुपयोग करके लगाया कि हमने नकल विरोधी कानून बना दिया, जो है कि हम यूसीसी लेकर आए, हमने जो है कि भू कानून लेकर आए। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार इसके होर्डिंग क्यों नहीं लगाते कि जो सरकार ने इन्वेस्टर सबमिट करी थी उसमें खर्चा कितना हुआ था और कितने लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट किया और कितने प्रोजेक्ट सरकार के धरातल पे दिखाई दे रहे हैं। ये सिर्फ उत्तराखंड की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर प्रेस क्लब हरिद्वार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मीडिया की भूमिका थीम पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, पद्म भूषण राम बहादुर राय ने भी शिरकत की है। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिंदूर ने पाकिस्तान के ऊपर बारूद का काम किया और भारतीय सेना ने पाकिस्तान आतंकवाद को कड़ा जवाब दिया। इस दौरान सीनियर जर्नलिस्ट पद्म भूषण राम बहादुर राय ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए मीडिया की भूमिका को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले, ऑपरेशन के बाद भारतीय मीडिया ने संतुलित कवरेज की है और बहुत ही सजगता से अपनी भूमिका निभाई है। पत्रकारों को जो हिंदी रक्षण संवर्धन के लिए कार्य कर रहे हैं, हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से भी हिंदी भाषा का संरक्षण हो रहा है और पूरे विश्व में इसके लिए स्वीकार्यता जगी है। इसके लिए जहां सिनेमा के हम बधाई देना चाहेंगे पत्र पत्रिकाओं को, उससे भी कहीं अधिक समाचार पत्रों को, समाचार चैनलों को, उन समाचार चैनलों को जो हिंदी के माध्यम से अपनी बात कर रहे हैं। सच तो यह है कि अब सभी भाषाओं के समाचार सुन रहे हैं, पर जिस तरह से आप एक और प्रामाणिक अपने में कोई एक जिस समाचार की अपेक्षा करते हैं वो हिंदी में ही होता है। हिंदी पत्रकारिता के 199 वर्ष पूरे हुए हैं और दूरदर्शी पत्रकार जो बेसिकली एडवोकेट थे जुगल किशोर शुक्ल जी,
उनकी शुरुआत उदंड मार्तंड से और आज हजारों अखबार हिंदी भाषा में निकल रहे हैं, तो उनको हम याद भी करते हैं और सभी को बधाई देते हैं। जय कंडोलिया पौड़ी महोत्सव 2025 का रंगारंग कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है। महोत्सव में मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पौड़ी ने शिरकत की है और महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी भी मौजूद रही, जिसके बाद इस अवसर पर स्कूली छात्रों ने मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की, जो दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रही। तो वहीं गढ़वाल राइफल्स के बैंड की शानदार प्रस्तुति ने समारोह में 4 चांद लगा दिया। फिलहाल महोत्सव का आयोजन 8 जून 2025 तक किया जाएगा। इस महोत्सव में कई खेलकूद प्रतियोगिता के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। आज जय कंडोलिया पौड़ी महोत्सव का उद्घाटन हो गया है और उसमें बहुत कुछ रहने वाला है। सांस्कृतिक संध्याएं होंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, खेलकूद है, बच्चों के लिए शैक्षणिक प्रोग्राम भी हमने रखे हुए हैं, महिलाओं के लिए काफी कुछ रखा हुआ है। तो ये सारा महोत्सव करने का उद्देश्य हमारा यही है कि जो पर्यटन को हम बढ़ावा दे सकें, जो लोग 2-3 दिन के लिए केवल यहाँ पे आते हैं वो ज्यादा दिन के लिए यहाँ पे रुकें, और जो स्थानीय कलाकार हमारे हैं, लोक कलाकार है, लोक संस्कृति है, जो कि हमारी धरोहर है, उसको एक मंच मिल सके, जिसके माध्यम से वो देश विदेश में हर जगह अपने को दर्शा सके, अपनी प्रस्तुति दे सके, अपने को स्थापित कर सके कि हाँ ये चीजें भी होती है। एक अपने आप में ऐतिहासिक कार्यक्रम शुरू हुआ है और ये पहली बार भगवान कंडोले से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें नगर पालिका परिषद, व्यापार मंडल और सभी पौड़ी के आम जनमानस इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। सब लोग इसको बढ़ चढ़कर जो है इसमें भागीदारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से एक बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म है। संस्कृति, धार्मिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में कुछ सीखने का एक नया प्लेटफॉर्म है। कंडोलिया महोत्सव के इस अवसर पे ऑनरेबल सीएम सर द्वारा एक वर्चुअल मोड के थ्रू उनके द्वारा हमें संबोधित भी किया गया और पौड़ी जनपद के समस्त नागरिकों को और आयोजकों को सर के द्वारा शुभकामनाएं दी गई है। इस अवसर पर प्रशासन की तरफ से हमने कॉन्टिन्यूसली मदद जो दी जानी है विभागीय आधार पर उसके लिए ट्राई किया, जैसे कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में हम लोग डीएसओ के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुउद्देश्य शिविर या जो स्टॉल्स लग रही है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की लग रही है, उसमें भी हम लोग मदद कर रहे हैं। वाटर सप्लाई से रिलेटेड या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कंटिन्यूस रखने, क्लीनलीनेस को कंटिन्यूसली बनाए रखने, इन सारे एस्पेक्ट्स को हम लोगों ने कवर किया है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस पूरे देश में मनाया गया और इस दिन छबिल दिवस भी कहा जाता है और इस दिन गुरु अर्जुन देव की शहादत को याद किया जाता है, जिन्होंने 1606 में मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा दी गई यातनाओं के कारण अपने प्राण त्याग कर दिए थे। तो वही देहरादून में भी सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सिख समुदाय द्वारा छबिल लगाकर राहगीरों को ठंडा मीठा शरबत पिलाया गया। शहीदी हुई थी, आज शहादत जो है, और उसी उपलक्ष्य में पूरे देश भर में, पूरे जहां में जो है ठंडे मीठे जल की सेवा करी जाती है। तो उसी उपलक्ष्य में सारे सेवादार भाई हैं हमारे, तो उनकी वजह से जो है आज संगतों को ठंडे मीठे जल की और लंगर प्रसाद लगाए जाते हैं आज के। केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और विकास को बढ़ावा देने के लिए देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है। इस अभियान के दौरान 2170 टीमें देश भर के 700 से अधिक जिलों, 65,000 गांवों और करीब 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंचेगी। इस अभियान के शुभारंभ के मौके पर पीएम मोदी ने भारत के कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने पर जोर दिया है। तो वहीं देहरादून के भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान के निदेशक डॉक्टर एस मधु ने कहा कि उत्तराखंड में के लगभग 75,000 किसानों का
इसको लाभ मिलेगा। इस अभियान के तहत उत्तराखंड के 2 जिले हरिद्वार, देहरादून शामिल है। ICAR का अंतर्गत दो प्रमुख संस्थान हैं। एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, मिट्टी और पानी संरक्षण संस्थान है, ये देहरादून में है। उसके साथ ही आपकी सुना होगा VPKS अल्मोड़ा संस्थान है, 2 प्रमुख संस्थान है। एंड दूसरा संस्थान भी है, मछली का है, कोल्ड वाटर रिसर्च संस्थान भी है। हम लोग सारे KVK के साथ भी जोड़ चुके हैं। एंड भारतीय कृषि अनुसंधान मिट्टी और पानी संरक्षण संस्थान के बारे में बात करेंगे तो उत्तराखंड की चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने सवाल उठाया है। मंत्री प्रसाद नेता ने अपने एक बयान में कहा कि SIT जांच में उस VIP को बचाने का काम किया गया जिसके लिए अंकिता की हत्या की गई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि यमकेश्वर से बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट की भूमिका भी शुरू से इस मामले में संदिग्ध रही, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मंत्री प्रसाद नेता ने कहा कि अंकित की कॉल डिटेल जांची जा रही है और उनकी कॉल डिटेल नहीं निकल पाई तो कई बड़े सवाल जो है वो खड़े करता है। और जो मुख्य कत्ली है जिसकी वजह से कत्ल हुआ उसको अभी तक पकड़ा नहीं गया है और केवल आजीवन कारावास ये सजा पर्याप्त नहीं है। ये मानते हैं कि इसमें कुछ न कुछ खोट रखी गई है और हम चाहते हैं कि हत्या का बदला फांसी होनी चाहिए। और जिस तरीके से साक्ष्य को मिटाने का काम वहां की विधायक ने किया है यमकेश्वर की, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो देखिए गाइस, पुलकित आर्य कोर्ट में पहुंच चुका है, देख सकते हैं आप। और आप देखिए आप पुलकित आर्य को। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।